जरा मुझे याद दिलाओ, लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या कर लिया था? लास्ट क्लास तक क्या क्या हो गया था, क्या क्या चीजें कर ली थी हमने? अबे मैथ्स नहीं, फिजिक्स क्लास है। रॉड के इक्वेशन ऑफ पॉइंट चार्ज, नॉन पॉइंट चार्ज। ओके। देखो भाई, लास्ट जो क्लास थी हमारी फ्राइडे, जो सैटरडे संडे क्लास हुई थी, वो जस्ट बैकअप क्लास थी। कुछ स्टूडेंट्स को अलग से मुझे बैकअप देना था, तो उसमें मैंने क्वांटाइजेशन भी करा दिया था, कूलम्स लॉ भी करा दिया था। लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने फ्राइडे करा था। रेगुलर क्लास वो है जो फ्राइडे तक हुई थी। तो उस फ्राइडे वाली क्लास तक हमने क्या क्या टॉपिक्स कर लिए थे? हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कर लिया था ड्यू टू अ रॉड। एक रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स हमने कैलकुलेट करी थी, लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी फ्राइडे, जो लास्ट हमारी क्लास थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें एक जो मैंने न्यूमेरिकल कराया था आपको, लास्ट जो न्यूमेरिकल था, कि आपको एक रॉड दी हुई, इस रॉड पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज, और इस रॉड से आर डिस्टेंस पर एक क्यू चार्ज रख दिया, स्मॉल क्यू। लेंथ ऑफ द रॉड मैंने आपको दी थी एल। मुझे इस रॉड की वजह से इस क्यू चार्ज पर फोर्स चाहिए थी। तो बाकी तो मैंने सारा सॉल्व कर दिया था, बस एक लास्ट इंटीग्रल रह गया था। इंटीग्रल था इंटीग्रल ऑफ आर टू आर प्लस एल, इट्स dx बाय एक्स स्क्वायर, और शायद q था यहां, बाय एल। भाई एक बार मुझे बता दो, जो मैंने इंटीग्रल छोड़ा था वो यही था इंटीग्रल, या कुछ और भी था इसमें? नहीं नहीं, इंटीग्रेट करने के बाद तो पता है मुझे, तुम लोगों के ठीक आ रहे हैं। जो इंटीग्रल मैंने छोड़ा था वो यही था, यही था। ओके। तो देखिए, अब जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, सो एफ इज चार्ज q डिवाइडेड बाय लेंथ l। 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रल है, बाहर एक स्मॉल q भी था, ठीक है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल होता है -1/x, इट्स लिमिट r टू r प्लस l। देखो भाई, जिन लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आता, या वेक्टर्स नहीं आता, या डिफरेंशिएशन नहीं आता, कुछ लेक्चर्स हैं वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पे, वो लेक्चर्स देखो, तुम्हारे अकाउंट में पड़े हुए होंगे। माइनस साइन बाहर ले जाइए। हाँ यस, एक के भी था, राइट। के भी था, क्यू भी था। सो माइनस के क्यू क्यू बाय एल, ये बच गया 1/x। लिमिट इज फ्रॉम r टू r प्लस एल। लिमिट सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दीजिए। एफ इज माइनस के क्यू क्यू बाय एल। एक्स की जगह अपर लिमिट रख दो, विच इज r प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट रख दो, विच इज 1/r। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया माइनस के क्यू क्यू बाय एल, इट्स r इंटू आर प्लस एल, r माइनस r माइनस एल। सो देखिए, r से ये r कैंसिल हुआ, तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन बच गया माइनस के क्यू क्यू बाय एल, इट्स माइनस ऑफ एल डिवाइडेड बाय r इंटू आर प्लस एल। तो देखिए, एल से ये एल कैंसिल हुआ, -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया के क्यू क्यू बाय आर इंटू आर प्लस एल। So this is the expression of force. That force is KQQ by R into R plus L. ये force का expression है।
जो हमने लास्ट इंटीग्रल छोड़ा था, इसे नोट कर लो जल्दी से, जिन लोगों ने फुर्सत नहीं मिली कि इसको इंटीग्रल पूरा करते, फिर आगे बढ़ेंगे। उसमें कुछ छोटी छोटी नई चीजें भी डिस्कस करनी है। ओके, कोई ऐसा जिससे ना हुआ हो ये? सबने लिख लिया? चलो गुड। अच्छा, अगर आज कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट क्लास है या जिसने एक आधी क्लास अटेंड करी है, एक बैच और हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों को उस बैच में ऐड कर देंगे। अगर कोई नया स्टूडेंट है जिसने आज ही ज्वाइन करा है, उसे हम कल से एक बैच और स्टार्ट हो रही है, एट द एंड ऑफ द क्लास उस बैच की डिटेल्स दे देंगे, उसमें कनेक्ट कर देंगे आपको। सो कुछ खास लॉस नहीं होगा। चलो जी, इतना हो गया। ये जिसने अभी ज्वाइन करा है या कुछ छूट गया है, ये लास्ट क्लास की कैलकुलेशंस थी जिसे मैं कंप्लीट कर रहा था। चलो जी, इसे इसे मैं रब कर रहा हूं। अब आगे इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे ना, अरे जिसका छूट गया है कुछ नया नहीं था, ये लास्ट क्लास का ही न्यूमेरिकल था जिसे मैंने आगे एक्सटेंड किया था। अब सुनो जरा, यहाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कई न्यूमेरिकल्स में ये डिसाइड करना होगा वो कंडीशंस जिसमें आप वेक्टर्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कि वेक्टर्स इंटीग्रेट कब होंगे। वेक्टर्स को आप हमेशा इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें वेक्टर्स इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो आपको ये सीखना है कि वेक्टर्स इंटीग्रेट कब होंगे। तो समझो जरा, वेक्टर्स को आप कब इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे हमने रॉड वाली प्रॉब्लम करी थी, इसको समझना, वरना इसके बिना आप कई तरह की प्रॉब्लम्स गलत कर दोगे। ये रॉड है, लेंथ ऑफ द रॉड इज एल। मैंने आपसे कहा था यहां फोर्स कैलकुलेट कीजिए। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट चूज किया यहां डी क्यू। उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस क्यू पर फोर्स कैलकुलेट करी, दैट फोर्स इज एफ डी एफ। तो डी क्यू की वजह से आपने इस क्यू पर फोर्स कैलकुलेट करी, दैट फोर्स इज डी एफ। नेट फोर्स के लिए आप क्या कर रहे हो, इसको इंटीग्रेट कर दोगे। ये हमेशा इंटीग्रेट नहीं हो सकता, समझिए इंटीग्रेट कब होगा। फोर्स को हम इंटीग्रेट तब कर सकते हैं जब इस रॉड की वजह से जितने भी डी क्यू हैं, उन सब की वजह से डीएफ के डायरेक्शन सेम हो। जैसे इस रॉड पर एक डी क्यू यहां था, मैंने एक डी क्यू यहां और ले लिया, ये एक डी क्यू और लिया। ये डी क्यू भी इस क्यू को रिपेल करेगा। जब ये डी क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा, तो ये क्यू राइट में जाएगा विद अ फोर्स डी एफ। अगर बीच में भी मैं कोई डी क्यू ले लूं, ये वाला डी क्यू भी इस क्यू को रिपेल करेगा, फोर्स का डायरेक्शन यही होगा डीएफ। अगर सारे डीएफ एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो वेक्टर्स कैन बी इंटीग्रेटेड if all vectors due to small elements are acting in same direction.
आप तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं जब सारे के जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स हैं इनकी, जैसे फोर्स का एग्जांपल है, जब जितनी भी फोर्सेस हैं स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से, अगर वो सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो आप लिख सकते हो कि आप वेक्टर्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन अगर ये फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही तो आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मान लीजिए इस केस में आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, यू कैन इंटीग्रेट डीएफ। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे देता हूं, हाँ, यस यस यस, शहबाज तब कर सकते हैं। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, तुम लोगों को अभी डिस्कस करते हैं जो कुछ भी पूछ रहे हो। सो मान लीजिए रॉड दी हुई है, इस रॉड पे चार्ज Q है और यहां चार्ज स्मॉल q हो गया। तो इस रॉड की वजह से इस चार्ज स्मॉल q के ऊपर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो रॉड की वजह से स्मॉल q पर जो फोर्स होगी उस फोर्स का डायरेक्शन देगी। यहां मैंने एक स्मॉल एलिमेंट चूज किया dq। इस dq की वजह से q पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, dq इस q को रिपेल करेगा, dq q को रिपेल करेगा जिस फोर्स से, दैट फोर्स इज df। ऐसे ही आप यहां भी एक फोर्स ले सकते हैं विच इज dq। ये dq भी इसको रिपेल करेगा, यहां जो फोर्स होगी दैट फोर्स इज df। देख रहे हो ये दोनों df अलग अलग डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं। सो दिस df can't be integrated डायरेक्टली। आप इससे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हाँ रिजॉल्व कर कर ऐड हो जाएगा। अमानुल सेपरेशन का तो कुछ नहीं, एक्स की टर्म्स में ले लेंगे, एक्स तो वेरिएबल होता है, बट रिजॉल्व कर कर सॉल्व होगा, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अच्छा, और जो लोग कल थे क्लास में, सैटरडे और संडे क्लास की थी, बैच ना ये लास्ट मंडे से चल रही है। 5 लेक्चर्स आपके मिस हुए थे, 5 में से 2 लेक्चर्स का बैकअप मैंने सैटरडे और संडे में दे दिया था। आज की जो भी चीज मैं करा रहा हूं ये सब कूलम्स लॉ पर बेस्ड है। कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स ही चल रहे हैं काफी दिनों से, तो आपका थ्योरी का कुछ भी मिस नहीं हुआ। आप कोशिश करो, समझ में आएगा। सिर्फ न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं कूलम्स लॉ के, उसके आगे नहीं बढ़ा मैं कहीं भी। इतना लिख लीजिए और फिर बताइए मुझे, आगे चलते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। भाई अब भी कई लोगों के नाम नहीं आ रहे होते हैं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी यार। डन हो गया। शाबाश का क्या डाउट था सर? जब हम सेम डायरेक्शन होता है तब तो हम एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ शाबाश, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो आप एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं और तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो आप एल्जेब्रिकली एक्ट नहीं कर सकते और इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते। शाबाश, इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक एल्जेब्रिक एडिशन। रब कर दूं सब? ओके ओके ओके, लिखने दो, जैद को लिखने दो, मोहित को लिखने दो। योगेश धावल हैं आज क्लास में? योगेश तो दिखा था शायद। योगेश है, धावल नहीं है आज। अच्छा, धावल भी है। ओके चलो भाई, रब करते हैं। सर अगर इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो कूलम्स लॉ वैलिड रहेगा? नहीं, तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। बोलिए, तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको एक रिंग है, ऐसे एक रिंग दी हुई है, रिंग के ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज क्यू, रेडियस ऑफ द रिंग इज आर, इस रिंग से कुछ स्मॉल आर मान लो, स्मॉल आर डिस्टेंस क्यू पर एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। मुझे चाहिए कैलकुलेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू रिंग। रिंग की वजह से स्मॉल क्यू के ऊपर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू रिंग। अब देखो वो फोर्स आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहली चीज क्लियर है कि रिंग पॉइंट चार्ज नहीं है। जब रिंग पॉइंट चार्ज नहीं है तो यहां आप कूलम्स लॉ यूज नहीं कर सकते। यहां आपने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया डी क्यू, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम यहां पर इस क्यू पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सो कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, अ स्मॉल एलिमेंट डी क्यू। आपने एक स्मॉल एलिमेंट डी क्यू ले लिया, आपको चाहिए फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डी क्यू। अब फोर्स के लिए इस सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी, ये आर है, और ये पूरा जो सेपरेशन है ये पूरा दिस इज कैपिटल आर, तो ये जो सेपरेशन होगा दिस इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, तो डी क्यू की वजह से जो फोर्स होगी डी एफ, इस फोर्स को आप लिख सकते हैं दिस इज के क्यू, यहां है डी क्यू डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो इट्स रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये डी एफ आ गया, डी एफ इज के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया। अब आपको करना क्या है, देखो ये तो सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से आया, इस पूरी रिंग पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स होंगे, हर एलिमेंट फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, टोटल फोर्स के लिए इंटीग्रेट करना होगा। तो पहले देखते हैं सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है या नहीं। मैंने यहां एक एलिमेंट लिया, इसकी वजह से जो फोर्स होगी ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, फोर्स का नाम है डीएफ। ऐसे ही जब आप यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट लोगे, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो फोर्स होगी वो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, इस फोर्स का भी नाम क्या है, डीएफ। फोर्सेस सेम डायरेक्शन में नहीं है, सो अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं है तो आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आप इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। सो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, इस एंगल को मैं थीटा कह देता हूं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा। ये और ये एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि ऊपर नीचे वाले ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। डीएफ के कंपोनेंट्स देखिए, हाँ डी एफ कॉस थीटा यहां जाएगा, डी एफ साइन थीटा ऊपर जाएगा। पहले समझ लो ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता। इंटीग्रेट ना होने का रीजन सिर्फ ये है कि अलग अलग डीएफ अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे। सो दिस इज डीएफ कॉस थीटा, ऊपर वाला डीएफ साइन थीटा। इसी तरह से ये डीएफ है, इसके भी कंपोनेंट्स होंगे, डीएफ
कॉस थीटा और एक डाउनवर्ड्स कंपोनेंट आएगा which is df sin theta. So this df sin theta will cancel this df sin theta. df cos theta के साथ ऐड हो जाएगा। तो देखो यहां जब आपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो ये क्लियर दिख रहा है सारे df cos थीटा एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। df sin थीटा ऊपर नीचे है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अभी तो जस्ट मैंने दो स्मॉल एलिमेंट्स लिए थे, लेकिन इस रिंग में तो इनफाइनाइट ऐसे एलिमेंट्स होंगे। जब आप इनफाइनाइट एलिमेंट्स लोगे तो सबका df sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और सबका df cos थीटा ऐड हो जाएगा। फैजान बस अभी आ रहा हूं। तो सबके df sin थीटा कैंसिल होंगे, df cos थीटा ऐड होते चले जाएंगे। तो जो नेट फोर्स होगी अलोंग एक्स एक्सिस, तो भाई एक बार और देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आया, आपको रिंग दी है, रिंग की वजह से इस पॉइंट पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, फोर्स चाहिए। फोर्स डायरेक्टली कूलम्स लॉ से कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि रिंग पॉइंट चार्ज नहीं है। तो जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, यहां एक स्मॉल एलिमेंट dq ले लिया, dq की वजह से q पर फोर्स कैलकुलेट करी, फोर्स आ रहा है kq dq बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फोर्स आ गई। फोर्स का ये डायरेक्शन है। पूरी रिंग पर फोर्स के लिए इंटीग्रेट करना होगा, बट इंटीग्रेट करने से पहले चेक करना होगा कि सारे df सेम डायरेक्शंस में है या नहीं। तो यहाँ एक dq था, यहां भी मैंने एक dq ले लिया। इस dq की वजह से जो फोर्स होगी दैट इज df। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। df के कंपोनेंट्स ले सकते हैं, df cos थीटा ऊपर df sin थीटा, ऐसे ये कंपोनेंट्स आ गए। तो नेट फोर्स जब आप x एक्सिस के अलोंग लोगे, तो देखो x एक्सिस के अलोंग दो वेक्टर्स, ये df cos थीटा एक्ट कर रहा है। हाँ फैजान सही हो गए। सो x एक्सिस के अलोंग हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ df cos थीटा। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपका काम कुछ इतना है कि किसी तरह से आप cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए। df तो आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब धावल dq को इंटीग्रेट तो नहीं करोगे ना, इंटीग्रेट तो तुम फोर्स को ही कर रहे हो, डायरेक्टली तो कर ही नहीं सकते। ये डायरेक्टली नहीं होगा, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर ही होगा। अब देखो cos थीटा की वैल्यू चाहिए। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? इट्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज r, हाइपोटेन्यूज इज रूट ओवर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो cos थीटा को लिख सकते हैं बेस विच इज r divided by hypotenuse which is root over r square plus r square, that's equation number 3। तो 1 और 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 और 3 को 2 में रख दीजिए। तो जब आप 1 और 3 को 2 में रखोगे तो x एक्सिस के अलोंग फोर्स का एक्सप्रेशन होगा, इट्स इंटीग्रल ऑफ kq dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस df की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, cos थीटा की जगह मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इट्स r बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाँ जी सही आ रहा है आंसर। तो x एक्सिस के लॉन्ग फोर्स हो गए, देखिए k q r कैपिटल R सब कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ। k बाहर चला गया, q बाहर चला गया, r बाहर चला गया। अब यहां देखो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की ये पावर 1 है, ये रूट है, रूट मींस पावर इज हाफ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं दिस इज r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस हाफ, और यहां आ गया इंटीग्रल ऑफ dq। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो fx होगा, दिस fx इज kqr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 1 प्लस हाफ इज 3/2, इट्स इंटीग्रल इज dq। हाँ फैजान इसमें भी यही होगा dq। अब जब dq को इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट की जरूरत नहीं है भाई, dq क्या एक स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज। जब पूरी रिंग पर इंटीग्रेट करोगे तो रिंग का टोटल चार्ज आ जाएगा। धावल जो तुम लिमिट कह रहे थे ना 2πr तक, वो लिमिट की जरूरत तब पड़ेगी जब तुम dq को dx की टर्म्स में लेकर आते हो। आंसर सेम आएगा, बस नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो रिंग के केस में यूजुअली लिमिट्स की जरूरत नहीं होती, dq स्मॉल एलिमेंट है, पूरी रिंग पर इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा।
हाँ, तो एफ एक्स आ जाएगा, इट्स के क्यू आर कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये एफ एक्स आ गया। अब एक बार अगर आपके पास एफ एक्स आ गया तो आप एफ वाई ला सकते हो। देखो एफ वाई तो क्लियर दिख रहा है, जितने भी वाई वाले कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एफ वाई को तुम लिख सकते हो डी एफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0। ऑपोजिट डायरेक्शंस में सेम मैग्नीट्यूड से एग्जैक्टली कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट फोर्स आई यहां, दैट नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। भाई एफ वाई तो 0 है, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये नेट फोर्स हो गई। एफ एक्स की वैल्यू आप रख सकते हैं, इट्स के क्यू कैपिटल क्यू आर बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। So this is net force on charge small q placed on the axis. अच्छा, अगर q सेंटर पर आ जाए, देखो अमीन पूछ रहा है अगर सेंटर पर आ जाए, इफ q एट सेंटर, भाई q अगर सेंटर पर आएगा तो तुम में से बताएगा कोई q की r की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्मॉल r की? भाई सेंटर पर जब आओगे तो r की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर r की वैल्यू 0 हो गई तो फोर्स कितनी आ जाएगी? 0। तो अगर सेंटर पे रख देंगे तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जाना, इन्फिनिटी पर भी 0 होगी। ओके, भाई सबने लिख लिया? कोई ऐसा है जो लिख रहा हो? ओके, हुमा को लिखने दो। तो नॉट डिफाइन कैसे हो जाएगी? देखो न्यूमरेटर में स्मॉल आर आ रहा है, यहां तो कैपिटल आर प्लस आर स्क्वायर है। नॉट डिफाइन थोड़ी ना होगी, न्यूमरेटर में स्मॉल आर 0 हो जाएगी। हाँ देखो जुनैद, जुनैद पूछ रहा है जब इक्वेशन को पुट करा था तो क्या करेंगे? सो दैट इज के क्यू आर बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2, 1 प्लस हाफ हो गया इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, डीएफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर दी, आर बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो यहाँ के क्यू आर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये सब कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू सब बाहर ले जाएंगे, सिर्फ डी क्यू का इंटीग्रल बचेगा। जब आप डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा क्यू। सो दिस इज फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। मोहित क्लियर हुआ ये? नहीं, इन्फिनिटी पर भी लेकर जाओगे तो आर इनफाइनाइट हो जाएगा। नॉट डिफाइंड तब होगा जब इंफिनिटी पर होगा। नहीं, अगर मैं इसको आर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो ये आर हो जाएगा, आर प्लस आर, सेंटर पर 0 होगी। करके देख लेते हैं, इन्फिनिटी पर प्रॉब्लम आ रही है कि इन्फिनिटी पर डिफाइन होगा या नहीं होगा। देखो इन्फिनिटी पर चेक कर लेते हैं कि डिफाइंड होगा या नहीं होगा, चेक करके देख लेते हैं क्या जा रहा है। इन्फिनिटी पर वैसे 0 हो जाना चाहिए, देख लेते हैं 0 होगा या नहीं होगा।
एफ का जो एक्सप्रेशन है एफ इज के क्यू क्यू, इसको भी आर से डिवाइड कर दो और यहां से तुम आर स्क्वायर कॉमन ले लो। तो आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, आर क्यूब बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 to the power 3/2। ये जिसका भी आंसर है ना, जो इसमें इस इसमें जाना चाह रहा है थोड़ी डिटेल के अंदर कि इन्फिनिटी पर क्या होगा, तो इन्फिनिटी पर चेक करने के लिए इसको स्मॉल आर, यहां से आर क्यूब कॉमन ले लो बस। इन्फिनिटी पर बिहेवियर चेक करने के लिए यहां से डिनोमिनेटर में से मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया कैपिटल आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विच इज 1 to the power 3/2। आर स्क्वायर को बाहर लेकर जाओगे तो आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर की पावर 3/2 होगी। आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। जैसे तुम आर इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे योर फोर्स विल बी 0। तो खदीजा नॉट डिफाइंड नहीं होगा, इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन्फिनिटी पर अगर लोगे। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फोर्स पर बहुत हो गया, इसके आगे फोर्स में कुछ बचा नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर ऐसी क्वेश्चंस आते हैं। इतना लिखिए, फील्ड स्टार्ट करते हैं फिर आज से। ओके, सबने लिख लिया? तो इन्फिनिटी पर याद रखिएगा, इन्फिनिटी पर फोर्स 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सो कूलम्स लॉ खत्म हुआ, द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जिसका कूलम्स लॉ स्ट्रांग होता है ना, उसे फील्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो कुछ भी आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, हाँ आरिफ होगी आज, जो भी आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था वो सारा का सारा आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रिपीट करेंगे। सो अब सुनना शुरू करो जरा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर आपने एक चार्ज लिया, इस चार्ज के अराउंड एक स्पेस होगी, एक रीजन होगा, जिस रीजन में इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इस रीजन में अगर आप कोई दूसरा चार्ज लेकर आए, अगर इस रीजन में आप कोई और चार्ज लेकर आते हो, तो ये वाला चार्ज, दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अराउंड वो रीजन है जिस रीजन में चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इस रीजन में अगर आप कोई और चार्ज लेकर आते हैं, तो ये कैपिटल क्यू चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। इस रीजन में अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेकर आया, तो ये वाला चार्ज इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा। अगर मैं ये क्यू चार्ज इस रीजन के बाहर ला रहा हूं, मान लीजिए मैं यहां लेकर आ रहा हूं, तो ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो वो रीजन जिस रीजन में चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, दैट रीजन अराउंड द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज space around charge in which its electrical properties can be experienced. सो चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहां इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, उस स्पेस को आप कहते हो, दैट स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब आप जिस चार्ज की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, मतलब आप कैपिटल क्यू की फील्ड देखना चाह रहे हो, तो आप कहते हो कैपिटल क्यू सोर्स है, इसे सोर्स चार्ज कहते हैं। अब परेशानी ये है कि फील्ड विजिबल नहीं होती। मान लो ये पेन है, मैं इस पेन को चार्ज कर दूं तो ये पेन अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, बट वो फील्ड में देख नहीं सकता, फील्ड विजिबल नहीं होती। तो किसी पॉइंट पर फील्ड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो डिसाइड करने के लिए आप एक और चार्ज लेकर आते हो, जिसे आप टेस्ट करने के लिए ला रहे हो कि फोर्स एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इसको आप कहोगे टेस्ट चार्ज। अगर ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर गया, इसका मतलब कैपिटल क्यू की फील्ड यहां एग्जिस्ट कर रही थी। अगर ये कैपिटल क्यू फोर्स एक्सपीरियंस, ये माइनस क्यू अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर गया, इसका मतलब है कैपिटल क्यू की फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी। अगर ये क्यू फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, इसका मतलब कैपिटल क्यू की फील्ड यहां तक नहीं पहुंच पाई। तो जिसकी आप फील्ड देखना चाह रहे हो दैट इज द सोर्स चार्ज। जिस चार्ज को आप टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं कि फोर्स होगी या नहीं होगी, दैट इज नोन एज टेस्ट चार्ज। एक चीज और याद रखिएगा, फील्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज कि अगर एक सिंगल चार्ज है तब भी फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अब डाउट्स देखें, क्या क्या पूछ रहा है। आरिफ पूछ रहा है सर फील्ड तो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू भी जनरेट कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहा होगा आरिफ। जब तुम प्लस क्यू की फील्ड लोगे तो प्लस क्यू सोर्स हो जाएगा। इसे टेस्ट करने के लिए ला रहे हो तो ये टेस्ट चार्ज हो जाएगा। माइनस क्यू की फील्ड देखना चाह रहे हो तो माइनस क्यू सोर्स चार्ज है। इसे टेस्ट करने के लिए ला रहे हो तो ये टेस्ट चार्ज हो जाएगा। टेस्ट चार्ज भी अपनी फील्ड जनरेट करेगा, बट हम जिसकी फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो सोर्स है। टेस्ट चार्ज अपनी फील्ड जनरेट कर रहा है। टेस्ट चार्ज अलग से कुछ नहीं है, सिंपल चार्ज, कोई भी चार्ज है अपने अराउंड फील्ड जनरेट करता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहिल, ज्यादा और कम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मैं करता हूं, आपको फोन करके बताते हैं कि क्लासेस का क्या हो सकता है। सो फील्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज। अगर एक सिंगल चार्ज है उसकी भी फील्ड एग्जिस्ट करेगी। एक तो अपना नाम बताइए, आपका नाम नहीं आ रहा, ताकि मैं कॉल तो तभी करूंगा ना जब आपका नाम पता होगा। तो नाम लिखिए भाई, जिसको भी सैटरडे संडे निल्जा। ओके, सो फील्ड जो है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी है, मल्टीपल चार्जेस फील्ड जनरेट नहीं कर पाते। अभी तक हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है। जब आप फील्ड का कॉन्सेप्ट लेकर आते हो तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रहा, एक चार्ज की फील्ड दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करती है। तो ये जो एफ ई हम लिख रहे हैं, एफ ई इज फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू ड्यू टू फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू। ये स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स है कैपिटल क्यू की फील्ड की वजह से, जिसे आप एफ ई कहोगे। फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू ड्यू टू फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू। सो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज के अराउंड स्पेस जहां उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। ओके निल्जा, मैं आपको बताता हूं कॉल करके कि क्लासेस का क्या होगा। तो चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहां पर उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें और कोई डाउट? आरिफ, अमान, अलमास, अनस, रक्षा, हिबा, जैद, मोहित? ओके, कोई डाउट नहीं है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वांटिटी है, अच्छा हिबा को एक बार और, हिबा सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अराउंड एक स्पेस है जिस स्पेस में उस चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करने का मतलब है इस स्पेस में आप कोई और चार्ज लेकर आए तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। तो जिस रीजन में इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करेगा दैट रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फील्ड जनरेट कर रहा है उसे सोर्स चार्ज कहते हैं, जो फील्ड टेस्ट करने के काम आएगा उसे हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। That's it.
अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप मेजर करते हो, जब स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हो, तो कहते हैं क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, और फ्लक्स डेंसिटी। सामी अभी डिस्कस कर रहा हूं मैं। अभी डिस्कस कर रहा हूं जो आप पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। देखो इसका मतलब क्या है। आपने एक चार्ज क्यू लिया, भाई ये चार्ज यहां पर कोई फील्ड जनरेट करेगा, मुझे मेजर करना है कि उस फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो जो चीज आप मेजर करोगे उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहोगे, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर मेजर करने के लिए फील्ड आप किसकी कैलकुलेट कर रहे हो, कैपिटल क्यू की, तो इसे हम कहते हैं दिस इज नोन एज सोर्स चार्ज। पी पॉइंट पर फील्ड चाहिए। फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आओगे। अब ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा विद अ फोर्स एफ। सो एफ इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज पर फोर्स डायरेक्टली कैपिटल क्यू नहीं एक्सर्ट कर रहा, कैपिटल क्यू अपनी फील्ड जनरेट कर रहा है, वो फील्ड इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करती है। तो एफ इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, by electric field of source charge Q। भाई P पॉइंट का नाम है, एक पॉइंट P है जहां मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, जहां हम फोर्स फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो आपने क्या किया, इसके बाद जिस पॉइंट पर भी आपको फील्ड चाहिए वहां टेस्ट चार्ज रखा, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स डायरेक्टली टेस्ट चार्ज क्यू पर सोर्स चार्ज नहीं लगा रहा, फील्ड लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो आपने क्या किया, एक सोर्स चार्ज लिया कैपिटल क्यू, पॉइंट पी है, फील्ड कैलकुलेट करनी थी। फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपने यहां टेस्ट चार्ज रख दिया, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा विद अ फोर्स एफ। सो एफ इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। हमें सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उस फील्ड को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। वो फील्ड होगी फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। आपने टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स ली और टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, और यहां आपने लिमिट लगा दी। अच्छा, लिमिट अभी मैं डिस्कस करूंगा कि लिमिट की जरूरत क्या है। तो फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, फोर्स एक्सपीरियंस करी टेस्ट चार्ज ने, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ये जो रेशियो है, ये रेशियो फील्ड देगा सोर्स चार्ज की। दोबारा सुन लो, फोर्स टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, सोर्स चार्ज की फील्ड अप्लाई कर रही है, फोर्स को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब डाउट्स देखने दो, रिपीट करो, कर दिया रिपीट। सर सोर्स और टेस्ट चार्ज के बीच जितने भी चार्ज होंगे उन सब पर फील्ड जनरेट होगी ना? हाँ, सब पर जनरेट होगी, किसी एक को हम कंसीडर करते हैं। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज कितना भी हो सकता है। अभी आ रहा हूं मैं, सोर्स चार्ज की टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होगी। टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज को रिपेल करेगा। हाँ, अब सुनो जरा, ये जो रिपेल वाले क्वेश्चन है, वैल्यू वाले क्वेश्चन है, वो यहां से दिखेंगे। तो भाई देखो, ये बिल्कुल सही कैसे नरगिस कह रही है कि स्मॉल क्यू भी तो कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा। जब स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा तो ये कैपिटल क्यू मूव करना शुरू कर देगा। जब कैपिटल क्यू मूव कर जाएगा तो फोर्स अपने आप
चेंज हो जाएगी। जब फोर्स चेंज हो जाएगी तो फील्ड चेंज हो जाएगी। तो फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है कि ये सोर्स चार्ज मूव ना करे। सुनिएगा इसे ढंग से, सोर्स चार्ज should remain at rest. सो हम ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से सोर्स चार्ज रेस्ट में रहे। सोर्स चार्ज मूव किसकी वजह से करेगा? टेस्ट चार्ज की वजह से? नहीं अमानुल, फिक्स नहीं होता, मूव कर सकता है। सोर्स चार्ज मूव करेगा क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज को रिपेल कर सकता है। अगर मैं टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत ही कम ले लूं, बहुत माइन्यूट छोटी वैल्यू का टेस्ट चार्ज ले लूं, तो ये प्रैक्टिकली इस सोर्स चार्ज पे कोई बहुत बड़ी फील्ड जनरेट नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ी फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो उस चीज को हम ऐसे लिखते हैं कि लिमिट Q टेंड्स टू जीरो। Q टेंड्स टू जीरो मीन्स टेस्ट चार्ज हमने इतना छोटा लिया है कि ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज को रिपेल नहीं कर पाएगा। टेस्ट चार्ज नेगेटिव नहीं लेते, टेस्ट चार्ज बाय डेफिनेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आपने नेगेटिव ले लिया तो अट्रैक्ट करेगा, कोई और फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो हमेशा जिसको भी आप टेस्ट कह रहे हो दैट टेस्ट चार्ज शुड बी जीरो। दोबारा देख लो लिमिट छोटी लेने की वजह क्या है। लिमिट छोटी सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि ये टेस्ट चार्ज कहीं इसको रिपेल ना कर दे। इसको रिपेल कर दिया तो ये मूव कर जाएगा, इसे मूव नहीं करना चाहिए, इट शुड बी एट रेस्ट। इसलिए हमने लिमिट लगा दी Q टेंड्स टू जीरो, कि टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा है। टेंड्स टू जीरो का मतलब ये नहीं होता कि इक्वल टू जीरो है, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, जीरो के आसपास है, 10⁻⁻⁵ कूलम, -6 कूलम ऐसा होगा। तो ये तो डेफिनेशन थी फील्ड की। अब यहां से वो आपसे कहता है एसआई यूनिट कैलकुलेट करो। तो देखो एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स बाय चार्ज है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, सो दैट्स न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट और होती है विच इज वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल में पढ़ेंगे कहां से आती है, बट फिलहाल नाम याद रखिएगा, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और डाउट्स बताओ तब तक मुझे। सीजीएस, जनाब हम सीजीएस पर जा नहीं रहे। मैंने पहले भी कहा था कि सीजीएस की जरूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो फोर्स की, सीजीएस होती है डाइन, चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है ईएसयू। सो डाइन बाय ईएसयू हो जाएगी सीजीएस यूनिट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट आपका सिलेबस एसआई में है, सीजीएस की टेंशन नहीं लेनी। इतना लिखिए, इसमें कोई डिस्कशंस और हैं? टेस्ट चार्ज की पोजीशन चेंज होगी तो फोर्स की, हाँ तहरीन, अगर टेस्ट चार्ज की पोजीशन चेंज होगी तो फोर्स की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, फील्ड भी चेंज हो जाएगी, इसीलिए सब कुछ रेस्ट में रखना जरूरी है। सब लिखो, अगर जिसने नहीं लिखा वो बताओ मुझे, फिर मैं इसको। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज पर चार्ज सेम होना चाहिए, नहीं रहबर ऐसी कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट चार्ज का चार्ज सोर्स चार्ज से बहुत कम होगा, कम होना चाहिए, बराबर नहीं, बहुत कम होना चाहिए टेस्ट चार्ज पर। अमीन, ये तुम कह रहे हो ना कि चार्ज की फील्ड्स कोलाइड करेगी, हम फोर्स को अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील्ड चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगी। लेकिन एक चीज होती है, इसे कहते हैं फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी में आप कह सकते हो कि सोर्स की फील्ड और टेस्ट चार्ज की फील्ड कंबाइन कर जाएगी और फोर्स मिलेगा। तो जब तुम कह रहे हो फील्ड कोलाइड करेगी, उसे फील्ड थ्योरी में कहते हैं कि दो चार्जेस की फील्ड, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज की फील्ड इंटरैक्ट करेगी, कोलाइड नहीं, इंटरैक्ट करेगी और फोर्स मिलेगी, दैट्स फील्ड थ्योरी। बट हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि सोर्स चार्ज की फील्ड टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। हाँ वजह टेस्ट चार्ज की फील्ड कम होगी, तो हम टेस्ट चार्ज की फील्ड नहीं ले रहे ना, सोर्स चार्ज की फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। अलीजा, अदनान, अनुषा, क्लियर है ये? जिगमत, डॉर्जे,
नहीं, फील्ड जीरो नहीं होगी, फील्ड तो आप सोर्स चार्ज की ले रहे हैं। टेस्ट चार्ज तो डिवाइड ही हो गया, टेस्ट चार्ज की वैल्यू तो फील्ड में आएगी नहीं किसी भी हाल में। जो भी फील्ड होगी वो सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगी, टेस्ट चार्ज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी। चलो भाई, सबने लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। फील्ड, एक सोर्स चार्ज की फील्ड टेस्ट चार्ज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अनडिफाइंड होगी, टेरिन अनडिफाइंड होगी। सोर्स चार्ज की पोजीशन पर फील्ड डिफाइन नहीं हो पाती, इट्स अनडिफाइंड। हाँ जाहिद, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाएगी। अब इसके बाद देखो, यहां से वो आपसे कहता है, तो एक चीज तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ओके, या तुम में से कई लोगों के इंटरनेट कनेक्शन के साथ परेशानी है। ठीक है डॉर्जे, मोहित, करते हैं ऐसा, इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स चार्ज। अब देखो, वो आपसे फील्ड की डेफिनेशन पूछता है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, भाई फील्ड का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं, दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अगर मैं टेस्ट चार्ज को 1 कूलम ले लूं, तो ये फील्ड एग्जैक्टली फोर्स के इक्वल होगी। तो ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is equal to force experienced by test charge, experienced by unit positive test charge। तो अगर आप एक टेस्ट चार्ज ले लो, जो टेस्ट चार्ज 1 कूलम का हो, तो वो जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगी। इतना लिखिए, फिर मैं सब रब करूंगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज देखेंगे। इतना लिखिए। ओके अमान, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करोगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि टेस्ट चार्ज से तो आपने डिवाइड कर दिया ना, तो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। फील्ड की डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये था ना, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। अगर आप टेस्ट चार्ज को 1 कूलम का ले लो, तो जैसे ही आप 1 कूलम लोगे, तो ई और एफ दोनों इक्वल हो जाएगा। सबिहा को नजर नहीं आ रहा कुछ भी? सबिहा यहां नजर आ रहा है इस जगह? अच्छा, सॉरी। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज होगा। If Q is very small, then force on it will also be very small. So why will Q move but Q won't? नहीं है इसका,
मूव नहीं करेगा, स्मॉल क्यू भी मूव नहीं करेगा, मुझे स्मॉल क्यू के मूवमेंट से मतलब ही नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देखना है कैपिटल क्यू मूव करे या ना करे। कैपिटल क्यू मूव नहीं करेगा वो काफी है। स्मॉल क्यू मूव करेगा नहीं करेगा दैट डिपेंड्स कि स्मॉल क्यू का मास कितना है और बाकी चीजें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ये जो एक्सप्रेशन है एफ बाई क्यू, ये वैलिड है, वैलिड फॉर, और इसमें लिमिट भी लगी हुई है, लिमिट q टेंड्स टू जीरो, it's valid for all types of charge configuration. It's valid for all types of charge configuration. तो ये एक्सप्रेशन हर तरह के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैलिड है। अब वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन चाहे एक पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज दे दे, लाइन चार्ज दे दे, सरफेस दे दे, वॉल्यूम दे दे, कुछ भी दे दे, हर टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। इतना लिखिए यहां तक और मुझे बताइए इतना हो गया तो फिर कुछ और डेरिवेशंस करानी है। हो गया तो आयत का हो गया, सबने लिख लिया, हो गया, हो गया। हाँ, लाइन चार्ज मींस एक्सटेंडेड चार्ज, जुनैद। सो अभी जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था तो जनरल एक्सप्रेशन था, हर तरह के लिए वैलिड था। अब हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे विच इज फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हर पॉइंट चार्ज की फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अब जो फॉर्मूला होगा वो प्रिसाइसली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा। एक पॉइंट चार्ज क्यू दिया है, इस पॉइंट चार्ज से कुछ आर डिस्टेंस के ऊपर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। इस पॉइंट को आपने पी कह दिया। तो फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पहला काम होगा, आप एक टेस्ट चार्ज रखोगे, ये सोर्स चार्ज है जो कि एक पॉइंट है। सो मुझे चाहिए फिलहाल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। भाई सोर्स चार्ज की फील्ड की वजह से टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी उस फोर्स को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाद में से k कर देंगे, इट्स QQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लेकर आना है तो इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आर कैप ले लिया। देखो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, स्मॉल क्यू इधर जाएगा विद अ फोर्स एफ, यहां आपने एक आर कैप लगा दिया। ये फोर्स है टेस्ट चार्ज पर ड्यू टू फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। अब आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये तो हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का मेथड इतना ही है कि लिमिट q टेंड्स टू जीरो, इट्स फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, दैट इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। तो 1 को आप 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 1 को जब 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा, लिमिट q टेंड्स टू जीरो, force which is 1/4 pi epsilon naught, it's QQ by R square into R cap divided by small q। Q से Q कैंसिल हो गया,
फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, इट्स लिमिट q टेंड्स टू 0 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर इंटू आर कैप। अब देखो यहाँ स्मॉल q तो बचा नहीं, जब स्मॉल q नहीं है तो इस लिमिट का कोई मतलब नहीं बनता, इस लिमिट को हटा दीजिए। लिमिट तो स्मॉल q के ऊपर थी, स्मॉल q हट गया, तो ये फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4πε0 इट्स q बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर कैप। ये फील्ड का एक्सप्रेशन है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखो फील्ड का डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन कहां आ रहा है, आर कैप के अलोंग। तो आर कैप राइट में एक्ट कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट करेगी। अगर आपको चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ फील्ड का, तो जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो ये आर कैप हट जाएगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर। तो जैसे मैंने कहा था ये किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पर, टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होगा। हाँ अरे इसीलिए कह रहा था मैं, टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होगा। एटलीस्ट वर्कआउट तो ऐसे ही करना होता है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां तुम एक्चुअल में लिमिट का सिग्निफिकेंस दिखेगा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां लिमिट का सिग्निफिकेंस दिखेगा। 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर। अब ये जो 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर है, सिर्फ तब वैलिड है जब आपके पास पॉइंट चार्ज है। अगर पॉइंट चार्ज की जगह अगर मैं आपको रॉड दे दूं और मैं आपसे कहूं इस रॉड से आर डिस्टेंस पे निकालिए, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते। अब डाउट्स बताइए मुझे। सो तौहीद का है पॉइंट चार्ज नहीं हुआ तो भी क्यू से इंडिपेंडेंट कैसे होगा? बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। फोर्स के एक्सप्रेशन में स्मॉल क्यू आएगा तौहीद किसी भी हाल में। मैंने लास्ट आपको एक न्यूमेरिकल कराया था रॉड वाला, उसमें भी स्मॉल क्यू न्यूमरेटर में था, स्मॉल क्यू डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड करोगे जीरो हो जाएगा, कैंसिल कर देगा, टेस्ट चार्ज कभी नहीं आएगा। और बताइए और कोई डाउट इसमें? ओके तो जिगमत देखो यहां ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सोर्स चार्ज की वजह से, तो वो हो जाएगा, फोर्स क्या होगी, कूलम्स लॉ 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर। और इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर यूज कर लिया आर कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, तो लिमिट q टेंड्स टू 0 f बाय q। ये जो फर्स्ट इक्वेशन में फोर्स कैलकुलेट करी थी, इसे सेकंड में उठा के रख दिया, तो ये लिमिट q टेंड्स टू 0 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये एक्सप्रेशन आ गया फील्ड का। ये आर कैप फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, आर कैप का डायरेक्शन वही होगा जो फील्ड का डायरेक्शन है, तो फील्ड एग्जैक्टली आर कैप की डायरेक्शन में जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन में। सो ये फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। मैग्नीट्यूड के लिए यूनिट वेक्टर हटा देते हैं। रेबर सर अगर पॉइंट चार्ज की वैल्यू गिवन होगी पर काफी छोटी होगी सोर्स कंपैरिजन में, तो उससे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। रेबर का भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दोनों पे डिपेंड करेगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में नेग्लेक्ट नहीं करते, एडिशन में नेग्लेक्ट कर देते हैं। रेबर सुन लो, ये y इंटू एक्स हमेशा y रहेगा, एक्स वाई रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता इसे y लिख दो चाहे x कितना भी छोटा हो, लेकिन y प्लस एक्स को y लिख सकते हो अगर x छोटा है, मल्टीप्लीकेशन है, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। इस मैग्नीट्यूड के बाद भाई देखो मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस बैच में कई लोग की स्पीड बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों की स्पीड कम है, तो हम इस बैच को स्प्लिट कर देंगे। अभी जस्ट 10 मिनट में डिस्कस करते हैं बैच स्प्लिट कैसे होगी, ताकि जिनकी स्पीड ज्यादा है उन्हें बहुत तेजी से ले जा पाऊं, जिनकी स्पीड कम है उनके लिए धीरे धीरे हो जाए चीजें, क्योंकि दोनों तरह के बच्चों को एक साथ लेके चलना तो बड़ा मुश्किल है। इस बैच को आज से हम स्प्लिट कर देंगे, अभी डिस्कस करते हैं कैसे स्प्लिट होगी। सो इज 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is same as that of force experienced by test charge.
तो फील्ड का डायरेक्शन एग्जैक्टली वही होगा जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जहां भी टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फील्ड का डायरेक्शन होगा। टेक्नो पार्क, सर आपने आर डिस्प्लेस क्यों कर दिया? आर कैप सिर्फ इसलिए लगा दिया ताकि मैं इसको डायरेक्शन दे पाऊं, और जब यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो आर कैप का तो कोई काम नहीं, हटा दिया। रॉड पे हम पॉइंट चार्ज कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या सर? नहीं कर सकते ना, रॉड पॉइंट चार्ज थोड़ी ना है, रॉड तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कई पॉइंट चार्जेस होंगे। पॉइंट चार्ज का मतलब है ऐसी चीज जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है उसे आप पॉइंट चार्ज कहेंगे। रॉड की तो डायमेंशन होती है ना, लेंथ होती है, तो रॉड पॉइंट चार्ज नहीं है, तो रॉड के लिए एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगा। अच्छा भाई, इसके बाद अगर मैं आपको एक पॉइंट चार्ज दे दूं, डायरेक्शन के लिए कुछ रूल्स और सीखो, और मैं कहता हूं यहां बताओ इस सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर टेस्ट चार्ज रख दोगे। जरा बताओगे सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, राइट और लेफ्ट? राइट में लेफ्ट रिपेल करेगा, लेफ्ट में? हाँ, तो ये इसे राइट में रिपेल करेगा, ये टेस्ट चार्ज राइट में जाएगा। ये फोर्स का डायरेक्शन, जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन फील्ड का होगा। लिखा था ना, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। जहां ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही फील्ड का डायरेक्शन है। और तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी, दैट फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर होगी, इज अवे फ्रॉम चार्ज। ऐसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं और यहां मैं कह रहा हूं आप फील्ड कैलकुलेट कीजिए, तो ये माइनस क्यू इस क्यू को अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स एफ। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो देखो फील्ड कहां जा रही है, टूवर्ड्स द चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन आ जाता है टूवर्ड्स द चार्ज। तो आगे से डायरेक्शन के लिए हम टेस्ट चार्ज यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द चार्ज। लिखिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत गड़बड़ हो गई इस बैच में ना, दो तरह के बच्चे हैं, कुछ बहुत ही तेज हैं, कुछ को थोड़ा वक्त लगता है करने में। आयशा, आयशा एक सेकंड, आयशा क्या पूछ रही थी? फील्ड सर्कुलर मैनर में होती है ना अराउंड द चार्ज? नहीं, अब रीजन दिखा रहा हूं आयशा। फील्ड कैसी होती है मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। पॉइंटेड होती है, बाहर की तरफ जा रही होती है। अभी मैं तुम्हें फील्ड ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा, बस बता रहा हूं जो रीजन होगा। रेबर नहीं बता सकते। टेस्ट चार्ज ना यार, बाय डेफिनेशन टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपने जो कुछ भी सीखा है ना वो सब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए सीखा होता है, आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल आरिफ, फील्ड से बाहर निकल जाएगा, दूर रुकेगा वहीं जाके जहां फील्ड खत्म हो जाएगी, रिपेल करने की वजह से बाहर निकल जाएगा। जुनैद मैं बता रहा हूं अभी कि स्प्लिट करके मैं क्या करूंगा। हाँ फैजान, ऐसे ही करेंगे, रॉड में ऐसे ही करेंगे, डी क्यू लेकर सॉल्व करेंगे। भाई सबने लिख लिया ना, मैं इसको रब कर दूं? जिगमत, मोहित, डॉल्जे, चलो। अच्छा अब ये जरा सुन लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से ना बड़ा मुश्किल हो रहा है बैच में चलना। मैं बैचेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, चॉइस आपकी है, आप
आप अपने आप को बेहतर जानते हैं कि आपकी स्पीड क्या है। एक कंपेरेटिव फास्ट बैच होगी। इस बैच में हम 12th प्लस नीट और जेई इसे टारगेट करते हुए चलेंगे, जो फास्ट बैच है। मैं अभी जेई मेंस कह रहा हूं। देखो 12th और नीट में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 10% का। नीट में सिर्फ 10% एक्स्ट्रा करना होता है। और फिर ये जेई में और 12th में जो डिफरेंस है जेई मेंस के अंदर वो कुछ 15% का डिफरेंस आता है, थोड़ा सा ज्यादा। तो ये सारी चीजें एक साथ की जा सकती हैं। एडवांस के लिए मैं आपको अलग से टाइम दूंगा। आप में से जितने हैं जिनको मैं एडवांस के लिए करा सकता हूं उनको कुछ टाइम अलग से देना होगा, जब तक जेई मेंस की बैच अलग नहीं हो जाती। फिर इस बैच को मैं स्प्लिट करूंगा नीट और जेई में। जब तक मैं स्प्लिट नहीं कर रहा तब तक मैं अलग से टाइम दूंगा। यूजुअली हम स्प्लिट करते हैं। और एक कंपेरेटिव स्लो बैच होगी जिसको मैं 12th में लेके चल रहा हूं, जिसमें सिर्फ 12th बोर्ड्स लेके चलूंगा। तो आप ये समझ लो इस बैच में से आप 15% निकाल दो तो ये वाली बैच बन जाएगी। तो अभी जिसकी जो स्लो है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक वीक था मिक्स्ड अप करके देख लिया, आपको नहीं समझ में आया, परेशानी आ रही है, आप इस बैच में आ जाओ। और फिर महीने 1.5 महीने में आप मेहनत करते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो हमेशा आप यहां से यहां जंप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सिलेबस चेंज हो जाएगा, 15% का डिफरेंस है। टाइमिंग्स बता रहा हूं शुजात। ये बैच मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे है, और संडे एडवांस के लिए टाइम देंगे। ये वाली बैच है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। टाइमिंग्स वही है 5 to 8। और यहां भी वही टाइमिंग्स हैं 5 to 8 PM। फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। बायो मैं भी डिस्कस करता हूं, बायो की क्लासेस कैसे लगाएंगे। सेम सेम डिवीजन केमिस्ट्री में भी होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का डिवीजन सेम है। एक चीज याद रखना, ये जेई मेंस के नाम से अट्रैक्ट होकर इसमें आने की जरूरत नहीं है, अपनी स्पीड के साथ लो। डॉर्जे वो हम सेट कर देंगे, उसकी फिजिक्स मैथ्स क्लास की टाइमिंग्स के लिए टेंशन मत लो। तो बस तुम ये संडे सिर्फ एडवांस के लिए होगा। जिस बच्चे को एडवांस के लिए करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं उसमें डिस्कस करा दूंगा। तो ये इसलिए मत ज्वाइन करना कि तुम्हें नीट देना है तो तुम्हारी स्पीड स्लो है तब भी तुमने इसे ज्वाइन कर रखी है। मैं इस बैच में थोड़ा सा स्पीड अप लेके चलूंगा। शुजात, ये तुम पर डिपेंड करता है, कुछ महीने में तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुम यहाँ शिफ्ट हो जाना। मोहित, बैकअप भी होगा, 3 लेक्चर्स जो बैकअप के छूटे हैं। अब कल से जो मैं क्लास शुरू करूंगा ना, ये इसमें मैं स्टार्ट करूंगा कूलम्स लॉ से। ट्यूसडे से मैं कूलम्स लॉ से स्टार्ट करूंगा। तो जिनका भी बैकअप छूटा हुआ है, नहीं रखा था, वो सबका सब यहीं ले लोगे। हाँ डॉर्जे, बुक सेम है, सब सेम है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 15% डिफरेंस न्यूमेरिकल्स का है। कल आपकी मेरे साथ फिजिक्स क्लास नहीं है। जिन लोगों को इस बैच में आना है, मंडे है, वेडनेसडे है, फ्राइडे है, संडे है। बोर्ड्स वाली बैच में कल से शुरू कर रहा हूं, कूलम्स लॉ से स्टार्ट करूंगा। धावल सब होगा, बस यार ये बैच सेटल्ड होने दो मुझे, इस वीक में बैच सेटल्ड कर दूं, उसके बाद मैं सब दूंगा। भाई ये क्लियर हो गया आप लोगों को बैचेस का? तो जिसका भी छूटा हुआ है, जिसे बैकअप चाहिए, कल प्लीज इसमें आ जाओ, कूलम्स लॉ